हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अब अपने फर्स्ट चैप्टर का अगला पार्ट, चौथा पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या उसके साथ साथ हम हो सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लें। तो आगे शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाकर उसकी जगह कोई और चीज़ लगना। पहले से कोई चीज़ है, उस चीज़ को किसी और चीज़ ने हटा दिया। यहाँ रिएक्शन में क्या होगा कि एक एटम जो कि मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट स्ट्रॉन्ग एक मेटल होगा, तो एक मेटल का एटम किसी दूसरे मेटल के एटम को उसके सॉल्ट से हटा दे, उसे कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक नॉर्मल लाइफ से अगर एक एसोसिएट करके एग्जांपल लेना हो हमें, जो आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा कि मान लो एक दो पहलवान हैं, एक ज़्यादा स्ट्रांग पहलवान है और एक कम स्ट्रांग है, और जो कम स्ट्रांग वाला है वो एक घर में रह रहा है, और जो पहलवान आदमी है, जो ज़्यादा स्ट्रांग पहलवान है, वो उस कमज़ोर वाले को उसके घर से आसानी से बाहर निकाल सकता है और उसके घर में रह सकता है। ठीक है, बस हम बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, वैसे कोई यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे, लॉ और उसको बात नहीं लाएंगे हम, क्योंकि बच्चे अक्सर इन चीज़ों को ले आते हैं। तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं कि अगर एक पावरफुल आदमी चाहे तो खींच के एक किसी क्या बोलेंगे उसे, वीक आदमी को, मजबूर आदमी को, कमज़ोर आदमी को बाहर खींचकर उसकी जगह ले सकता है। लेकिन इसका उल्टा सोचें तो, कि अगर कोई कमज़ोर आदमी चाहे तो वो किसी स्ट्रॉन्ग आदमी को खींचकर बाहर उसकी जगह ले सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसे हम समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पर एक आपको दे रखा है एग्जाम्पल, जिसमें आपको ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन नज़र आ रहा होगा। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन असल में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू इन कलर होता है। इसमें हमने दो आयरन नेल्स डाल दिए हैं। आयरन का आपको कलर पता ही है, ग्रे होता है, सिल्वर ग्रे कह सकते हैं आप, शाइनी ग्रे। तो ये ग्रे कलर का होता है। आपने इसे इसके अंदर डाला, कुछ देर डालने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो ग्रे कलर है इसका डिसअपेयर होता जा रहा है और ये धीरे धीरे ब्राउन होता जा रहा है। उसी टाइम पर आप ये भी गौर करेंगे कि ये जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे ग्रीन में ट्रांसफ़र होता जा रहा है, उसका कलर थोड़ा सा ग्रीन होता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो चेंज है वो आपको यहाँ पर दिखा रखा है। देखिए, आयरन नेल जो है वो पहले कुछ इस तरीके की थी, मतलब थोड़ी ग्रे सी थी। बाद में आपने देखा वो ब्राउन कलर की हो गई है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर धीरे धीरे ये ब्राउन कलर का कॉपर जमने लगा है। ठीक है, और इसी कॉपर के जमने की वजह से ये ब्राउन हो गई है। ओके, वहीं आपने सॉल्यूशन का कलर देखा। पहले सॉल्यूशन का कलर ब्लू था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन वो धीरे धीरे ग्रीन होने लगा है। ओके, ये आफ्टर रिएक्शन धीरे धीरे ग्रीन होने लगा है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि जब आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जो कि ऑलरेडी ब्लू कलर का है, उसमें आयरन Fe को डाला, तो कुछ देर बाद एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू हुई। उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने क्या देखा कि Fe ने कॉपर को हटा दिया उसकी जगह से। ठीक है, ये कॉपर यहाँ से हटा दिया और Fe ने उसकी जगह ले ली और बन गया FeSO4, और कॉपर अलग हट गया बेचारा। ठीक है, ये कॉपर ही ब्राउन कलर का है, और यही ब्राउन कलर का कॉपर उस आयरन नेल के ऊपर जम गया था, इस आयरन नेल के ऊपर जम गया था, जिसकी वजह से इसका कलर ब्राउन हो गया। और उसी टाइम पर यहाँ पर जो सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉपर सल्फेट में से कॉपर हट गया और Fe जुड़ गया, और ये बन गया FeSO4, और यही FeSO4 का कलर है ग्रीन, है ना, इसका कलर है ग्रीन। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं Fe ने कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले लिया, है ना। कॉपर पहले सल्फेट के साथ था, लेकिन बाद में Fe ने उसे हटा दिया और सल्फेट के साथ Fe जुड़ गया, कॉपर बेचारा अलग हो गया। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि कॉपर पावरफुल है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, आयरन Fe पावरफुल है कॉपर से, है ना, तभी तो उसने इसे हटा दिया, अदरवाइज वो इसे हटा नहीं पाता।
अब यहाँ हम पावरफुल की बात कर रहे हैं इन द सेंस कि जो आयरन है वो कॉपर के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव है ना, उसमें रिएक्शन करने की पावर ज़्यादा है, इसीलिए वो रिएक्शन के दौरान उसे हटा दे रहा है। तो रिएक्शन के हिसाब से रिएक्टिवली आयरन ज़्यादा पावरफुल है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इसी तरह की आपको एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दे रखी है बुक में, जहाँ पर जिंक आपको दे रखा है। अब आपने जिंक कई जगह देखा होगा, जैसे आपने अक्सर जिंक आपने किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में आपके जो प्रकार, जो आपका डिवाइडर, जो आपका कंपास आता है, उसके ऊपर जो शाइनी लेयर होती है वो जिंक की चढ़ाई जाती है। इसी प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और ऐसी ही आप जिंक की कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि मेडिसिन के जो रैपर्स होते हैं अक्सर आप देखते हैं वो थोड़े से मेटेलिक फिनिश में होते हैं। मेडिसिन के ऊपर जो रैपर होते हैं ना, तो उनका वो जो मेटेलिक फिनिश है, क्योंकि वो अक्सर जिंक के मेटल से बनाए गए होते हैं। बहुत ही पतली सी एक फॉइल होती है जिंक की, उससे बनाए गए होते हैं। ठीक है, तो ये जिंक लिया, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया। अगेन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कलर है वो कैसा है आपका, कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू। ओके, और रिएक्शन करने के बाद जिंक सल्फेट बन गया। क्योंकि जिंक पावरफुल है तो इसने जिंक ने कॉपर को हटा दिया और जिंक के साथ जुड़ गया, और फिर बन गया आपका जिंक सल्फेट। ये वाइट ही है कलर में, और कॉपर आपका ब्राउन अलग हो गया। ओके, समझ में आ गया। तो यहां से भी पता चलता है कि जिंक ने क्योंकि कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसी वजह से जिंक पावरफुल है कॉपर के मुकाबले। अगेन आप देखते हैं पीबी, लेड, ये भी एक मेटल है। जब पीबी की रिएक्शन कॉपर के साथ कराई गई तो अगेन यहां पर पीबी ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। अब कॉपर क्लोराइड का जो कलर है दैट इज ग्रीन, या ग्रीनिश ब्लू कह सकते हैं आप, ग्रीन ब्लू कलर है इसका। ठीक है, जब इसने इसके साथ रिएक्ट किया तो कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और उसकी जगह पर जाकर जुड़ गया, तो ये PbCl2 बन गया और कॉपर बेचारा अलग हो गया, दैट इज अगेन ब्राउन। ठीक है, एंड लेड क्लोराइड ये वाइट है, पानी में घुलने के बाद वो कलरलेस सा ही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां से हमें पता चला कि कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है Fe, कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है जिंक, कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है Pb, लेड। इन्हीं रिएक्शंस को देखकर एक सीरीज बनाई गई है और उस सीरीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी कह सकते हैं, कई जगह एक्टिविटी सीरीज लिखी हुई होती है, एक्टिविटी सीरीज, बात सेम ही है। और ये एक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं होगी तो आप ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहले ये पता होना चाहिए कि जो अकेला मेटल है वो उस दूसरे वाले सॉल्ट के मेटल से ज़्यादा पावरफुल है या नहीं, तभी वो उसके साथ रिएक्ट कर पाएगा, अदरवाइज वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लाइन दे रखी है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। समझ में आया। तो बेसिकली आपको अगर यहाँ पर अगर इसकी डेफिनेशन देनी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन नहीं दे रखी, तो आप क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिए, रिएक्शन इन विच ए मेटल, एन एटम कर लीजिए, एन एटम डिस्प्लेसेस अदर एटम ऑफ ए मेटल ऑफ एलिमेंट कीजिए, ऑफ एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ ये। ठीक है, इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद करना है, तो आप थर्ड चैप्टर से यहां पर थर्ड चैप्टर में, ये आपका मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर, इस चैप्टर में आपको टेबल दे रखी है 3.2,
इस टेबल को जो एक्टिविटी सीरीज़ के नाम से दे रखी है, यही सीरीज़ आपको याद करनी है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कि कॉपर नीचे वाले कम पावरफुल हैं, ऊपर वाले ज़्यादा पावरफुल हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ इस तरीके से प्लेस्ड है, जो जितना ऊपर वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल, मतलब वो अपने से नीचे वाले को उसकी जगह से हटा सकता है। तो आप देखिए जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे, हमने देखा किस किस का, हमने देखा जिंक का एक एग्जाम्पल देखा था, हमने लेड का एग्जाम्पल देखा था, हमने Fe का भी एग्जाम्पल देखा था, हमने इन तीनों का एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। और इन तीनों ने ही कॉपर को, क्योंकि वो इन तीनों के ही नीचे है, उसे उसकी जगह से हटा दिया था। समझ में आया? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होना जरूरी क्यों है? वो याद होना जरूरी इसलिए है, देखो कई बार क्या होता है कि आपको जस्ट थोड़ा सा घुमाने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया कि Mg प्लस Al2SO4 हो थ्राइस, ये एल्यूमिनियम का सॉल्ट है, जब रिएक्शन होगी तो फिर क्या होगा? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और बेचारा एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा, है ना। अभी बेटा यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जो यहाँ पर एल्यूमिनियम का 2 था यहाँ पर नहीं लगाया, या SO4 का 3 था वो यहाँ नहीं लगाया। वो आपको याद होना चाहिए कि हमेशा कंपाउंड वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनती हैं, ठीक है। SO4 की वैलेंसी 2 थी, वो यहाँ आ गई, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 थी, वो यहाँ आ गई, इसलिए ये कंपाउंड बना। यहाँ पर Mg की वैलेंसी 2 है, SO4 की वैलेंसी 2 है, दो आपस में कट गए दोनों के दोनों, और इस वजह से MgSO4 रह गया। मेटल हमेशा अकेला लिखा जाता है, 2 3 उसके साथ नहीं लगाया जाता, तो इस वजह से ये इस तरीके से। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि Mg Al से ऊपर है, इसी वजह से Mg ने एल्यूमिनियम को उसकी जगह से हटा दिया है। नॉर्मल बात है ये। लेकिन आपको ट्रिक करने के लिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिया MgCaSO4, ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे दिया, अभी आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक अकेला मेटल है और ये सॉल्ट है, हाँ भाई, तो ये इसे हटा सकता है और आप बना के क्या आ जाएंगे MgSO4 प्लस Ca, कह देंगे ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रखा था, साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि Mg, आप रिएक्टिविटी सीरीज चेक करेंगे तो Mg नीचे है और Ca ऊपर है, मतलब Ca पावरफुल है, और अगर ये पावरफुल है तो Mg इसे नहीं हटा पाएगा, मतलब कि इस केस में नो रिएक्शन आएगा, इस केस में नो रिएक्शन आंसर आएगा, नो चेंज नो रिएक्शन टाइप का आंसर आपको मिलेगा। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई है। इसी वजह से ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करना जरूरी है, भले ये 3rd चैप्टर में दे रखी है, लेकिन आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। तो हम अपने चैप्टर पे वापस आ जाते हैं। ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कुछ नहीं है, यहां पर आयंस एक्सचेंज होते हैं। आपको दिए जाते हैं 2 सॉल्ट्स, उन 2 सॉल्ट्स में क्या होता है कि वो अपने अपने आयंस को एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको दिया है सोडियम सल्फेट, ठीक, आपको दिया है सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4, ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट। उसकी रिएक्शन आपको करानी है बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम Ba क्लोराइड Cl, Ba की वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई BaCl2, ठीक है। आपको इन दोनों की रिएक्शन करानी है। जब आपने इन दोनों की रिएक्शन कराई तो फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो होगा क्या, जब आप इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो ये एक्चुअली एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करेंगे। देखो Na किसके साथ है? Na है SO4 के साथ और Ba है Cl के साथ। अब होगा क्या कि इन दोनों में से एक ना एक तो मेटल भाई पावरफुल होना ही होना है, तो होगा क्या, जो भी पावरफुल होगा वो अपने से कम वाले मेटल को हटा देगा। जैसे Na इस केस में ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो वो Ba को उसकी जगह से हटा देगा,
और Cl से जाकर जुड़ जाएगा और आपका बन जाएगा NaCl, है ना, समझ में आया। ये Na Ba को हटाकर उसकी जगह ले लेगा और NaCl बन जाएगा। अब बच क्या गया, Ba बेचारा वैसे तो अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पर SO4 भी तो पड़ा हुआ है, तो ये दोनों आपस में गठबंधन कर लेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे से तनहा है, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, और ये बन जाएगा BaSO4। ये मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, चलिए मान लीजिए दो कपल हैं, ठीक है, ये एक कपल मेल और फीमेल का, ये दूसरा कपल मेल और फीमेल का। हुआ क्या, जब दोनों कपल आपस में मिले तो इस मेल को ये वाली फीमेल ज़्यादा बेहतर लगने लगी, तो ये इसके साथ चला गया। अब बेचारा इसकी और इसकी तो हो गई, जोड़ी बन गई, है ना, दगा दे दिया, Na और Cl ने अपने पार्टनर्स को दगा दे दिया और ये दोनों जाकर एक दूसरे के साथ जुड़ गए। अब बेचारे Ba अलग हो गया, वो अकेला रह गया, SO4 वो भी अकेली रह गई। तो अब क्या हुआ, जब दोनों के दिल टूटे हुए हैं तो अक्सर टूटे दिल एक दूसरे के साथ मिल ही जाते हैं और फिर गठबंधन हो ही जाता है। बेचारों ने आपस में गठबंधन कर लिया, टूटे दिल का मरहम मिल गया नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। Na ने भी अपना आयन चेंज किया और Ba ने भी अपना आयन एक्सचेंज किया, इसी को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बेसिकली आपको ऐसे केस में सोचने की जरूरत नहीं होती, सिंपली आयंस को एक्सचेंज कर देना और उनकी वैलेंसी के हिसाब से कंपाउंड बना देना, ये होता है। अब इस एक्टिविटी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसने पूछा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यहां ऑब्जर्व करने वाली बात है कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब ये रिएक्शन होगी तो आपको एक प्रेसिपिटेट नजर आने लगेगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि एक रिएक्शन के दौरान बनकर नीचे बैठ जाता है, और जिस रिएक्शन में ये होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट या पीपीटी कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं और इस रिएक्शन में यही प्रेसिपिटेट बनता है। कहाँ बनता है, देखो NaSO4 Na2SO4 ये होता है कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। BaCl2 ये भी कलरलेस है। जब दोनों को मिलाया तो NaCl का सॉल्यूशन बना, ये भी कलरलेस होता है। आपको पता है जब नॉर्मल आप पानी में नमक घोलते हैं अपने घर पर तो कलरलेस ही बनता है ना। लेकिन ये जो BaSO4 है ये घुलता नहीं है बल्कि नीचे बैठता जाता है धीरे धीरे और वाइट कलर का PPT बनता जाता है, वाइट PPT प्रेसिपिटेट, ठीक है। यही ऑब्जर्वेशन आप करते हो। तो यहां ऑब्जर्वेशन में आपको क्या लिखना है कि जब ये रिएक्शन होगी तो PPT वाइट PPT ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड, वाइट PPT बनेगा जब इन दोनों की रिएक्शन होगी। यही आपको यहां पर दिखा रखा है, समझ में आया आपको। तो ये है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट पेज पर आइए। अब देखिए यहाँ पर आपसे रीज़न पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा होगा क्यों, ठीक है। ये लाइन देखिए, व्हाट कॉजेज दिस, ये जो PPT बना है ये बना क्यों है। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 का बना है, क्यों, क्योंकि Ba+2 का जो चार्ज है और SO4 का -2 का जो चार्ज है, इन दोनों ने आपस में एक फॉर्मेशन कर ली है, आपस में कंपाउंड बना लिया है और यही कंपाउंड बनने की वजह से आपका वो एक PPT फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इन बेसिकली BaSO4 एक ऐसा कंपाउंड है जो कि पानी में नहीं घुल पाता और इसी के बनने की वजह से एक PPT जनरेट हुआ है, ओके। साथ में आपको पता है सोडियम क्लोराइड बना ही है ना, यहाँ पर NaCl, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये हमारा बना है इसी वजह से। अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट की।
रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन मिल जाती है। नाउ इससे पहले भी हम एक बार इसी प्रेसिपिटेट बनाने वाली एक रिएक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। वो कौन सी है? जहाँ पर हमने लेड नाइट्रेट के बारे में बात की थी, याद है आपको? चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी 1.2 में हमने लिया था लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है, लेड नाइट्रेट, और इसके साथ हमने लिया था पोटेशियम आयोडाइड KI। और जब हमने इन दोनों की रिएक्शन कराई तो आपका एक PPT बनता है इस केस में, जिसका हमने पहले भी डिस्कस किया था। वो PPT क्या है? वो PPT बनता है PbI2। ये येलो कलर का PPT है, ओके। और साथ में आपका क्या बनता है? देखो Pb तो I के साथ चला गया, तो K और NO3 बेचारे अकेले रह गए, दगा मिल गया इन्हें, धोखा मिल गया प्यार में। तो इन दोनों ने क्या किया? एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर ली और बन गए KNO3, ओके, KNO3। तो यहां पर आपका क्या हुआ है कि आपको येलो कलर का PPT मिल जाता है, दैट इज PbI2। अंडरस्टूड? वही इसने पूछा है यहां पर कि इस एक्टिविटी में आपको किस कलर का PPT मिलता है, दैट इज येलो कलर PPT, येलो PPT, है ना। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड? कौन सा कंपाउंड बना है? लेड आयोडाइड। कौन सा बना है? लेड आयोडाइड। इसके बाद आपको इसकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो देखो हमने केमिकल इक्वेशन तो लिख ही दी है, और अब आप गौर करेंगे तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है क्या? नहीं, सिर्फ आपको एक चीज लगाने की जरूरत है। क्या है वो? वो है यहां पर 2। देखो Pb यहां पर ऑलरेडी 1 है, Pb यहां पर ऑलरेडी 1 है, K यहां पर कितना है? सॉरी हमने एक गलती कर दी, NO3 की वैलेंसी 2 होती है, सॉरी 1 होती है और Pb की 2 होती है, तो ये आपस में एक्सचेंज होंगी वैलेंसी, है ना। Pb की होगी, यहाँ बना के दिखा देते हैं, Pb की वैलेंसी 2, NO3 की नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 1 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, और ये आपका बन जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस, ओके। तो अब क्या होगा? Pb यहाँ पर 1 है, Pb यहाँ पर 1 है, लेकिन NO3 कितने हैं यहाँ पर? 2, और यहाँ NO3 कितने हैं? 1, तो यहाँ पर आप 2 लगा देंगे। अब यहाँ लगाने से K कितने हो गए? 2, तो आप यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, ठीक है। अब K 2 हो गए, तो अब यहाँ पर आपके I 2 हो गए। अब जब I 2 हैं तो देखो यहाँ पर I तो पहले से ही 2 थे, तो अब ये आपकी हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये था आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, चलिए इतना ही करते हैं आज के लिए, मेरे हिसाब से काफ़ी हो गया है आज का, ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी, तो बचा हुआ पार्ट हम कल करेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, अपनी बुक्स को पढ़िए। अब देखिए आपने एक बार ये चैप्टर पढ़ लिया, आपके लिए क्या काम है कि जितना आपने चैप्टर पढ़ लिया है उससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन अपने ढूंढिए, है ना। यहाँ आपको एक्सरसाइज दे रखी है, इस एक्सरसाइज में अपने हिसाब से क्वेश्चन ढूंढिए। ऑलरेडी आप देखिए ये क्वेश्चन अभी आप नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। आप थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे आप। फोर्थ क्वेश्चन का आपको आंसर पता है, बैलेंसिंग ऑलरेडी करा चुके हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन आप करेंगे, बैलेंसिंग है, केमिकल इक्वेशन बनानी है। सिक्स्थ भी करेंगे, सेवन्थ भी करेंगे। आप बेसिकली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, जो आपने नहीं पढ़ा उसे छोड़ दीजिए, जो पढ़ा है वो आप अटेम्प्ट कीजिए, तभी आपको पता चलेगा आप क्या पढ़ रहे हैं। डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़िए और एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ उसे सॉल्व कीजिए। बेहतर मार्क्स लाने के लिए थोड़ी सी पढ़ाई चाहिए बस। आप बिल्कुल ना पढ़ें और टॉप कर जाएं, ये सोचना थोड़ा सा गलत है। देखिए आपको कहीं ना कहीं तो पढ़ना पड़ेगा। स्कूल में अच्छे से ध्यान से पढ़िए तो भी काम बन जाएगा, घर पे अच्छे से ध्यान से पढ़िए तो भी काम बन जाएगा। पढ़ना आपको ही है, कोई और
नहीं आएगा आपका एग्ज़ाम देने। तो फालतू की ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हुए बस मज़े मज़े में पढ़ाई कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साल भर है क्योंकि, तो धीरे धीरे करेंगे। चलिए बाय।